केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, आई डोंट लाइक, आई अवॉइड। अगर आपका भी केमिस्ट्री में कुछ ऐसा ही हाल है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये डर बिल्कुल दूर कर दूंगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप में आपको काफी इंटरेस्ट आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को, और वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह सके। हम लोग को इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा इस चैप्टर में कि चेंज क्या होता है, फिर चेंज के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन आखिर कहते किसको है। जब आप केमिकल रिएक्शन जान लोगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं, और वेरी लास्ट में हम लोग कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले टॉपिक में हमारा बढ़ते हैं, जो कि है चेंज। चेंज से हम क्या समझते हैं? हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में काफी सारी चीजें बदल रही होती हैं, जैसे भले वो सीजन हो या फिर कोई फ्रूट जो पक गया हो, या फिर आपका घर में रखा हुआ जो दूध है वो दही में बदल जाए, या फिर फोटोसिंथेसिस, या कुछ भी हमारे आसपास में होने वाले बहुत सारे बदलाव होते हैं जिसे हम चेंज कहते हैं। ये दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड होते हैं। पहला आपका फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। क्योंकि ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है ऑलरेडी। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, या फिर पहले जो सब्सटेंस था और अभी जो सब्सटेंस बना है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस चेंज आया होता है, जैसे शेप, साइज, ठीक है, या फिर स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में हो गया हो, लिक्विड से गैस में हो गया हो, सॉलिड से गैस में हो गया हो, इन सब चीजों में चेंज आता है। तो उस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। जबकि अगर कोई सब्सटेंस बिल्कुल नया बना है, ठीक है, आपके पास पहले से एक सब्सटेंस था, फॉर एग्जांपल एक अनराइप मैंगो था, कच्चा आम था आपके पास, वो पक गया, ठीक है, तो अब आप यहां देखोगे कि कच्चे वाले आम में और पका हुआ जो आम है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, सर टेस्ट में अलग है, दिखने में अलग है, कलर में चेंज आया है, ठीक है। तो वैसा कोई भी चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बना हो, जिनके पास कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट, तो उस तरह का चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। एंड जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ हो, केवल शेप में, साइज में या फिर स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आया हो, उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जनरली आपका रिवर्सिबल होता है, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले में यहाँ पे एक आयरन नेल है, यानी कि लोहे का काटी है जिसमें जंग लग गया है। अब आप देखो यहाँ पे इसका कलर में भी चेंज आया है, और जो काटी जंग नहीं लगा हुआ था वो काफी स्ट्रांग होता है, जबकि जंग लगने के बाद कोई भी आयरन मटेरियल क्या होता है? काफी वीक पड़ जाता है। तो इस वाले सब्सटेंस में जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले सब्सटेंस के कंपैरिजन में चेंज हुए हैं, तो इसे हम लोग कौन सा चेंज बोलेंगे? बिल्कुल सही, इसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। सेकेंड फिगर को आप यहां नोटिस करो, यहां पे क्या हो रहा है? ये इंसान जो है वो लकड़ी को काट रहा है, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ लकड़ी के साइज में चेंज आ रहा है, ठीक है, साइज में चेंज आ रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। लकड़ी पहले भी थी, अभी भी, बस वो कट गई है, उसके साइज में चेंज आया, लेंथ छोटा हो गया है। तो ये किस तरह का चेंज हुआ? जी बिल्कुल सही, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हमारे पास देखो, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एक कच्चा आम है और एक पका हुआ आम है, तो यहां से कच्चे आम से पका हुआ आम, ये जो नया सब्सटेंस बना उसका प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से अलग है, टेस्ट अलग है, आपका कलर भी अलग है, ठीक है, तो ये कैसा चेंज हुआ? बिल्कुल सही, केमिकल चेंज। नेक्स्ट यहां पे देखो हमारे पास फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? आप सभी को पता है कि ग्रीन प्लांट्स, हाँ बोलो, ग्रीन प्लांट्स आपका यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, साथ ही में ऑक्सीजन भी प्रिपेयर होता है। तो क्योंकि यहाँ जो सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट है, तो ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। और वेरी लास्ट हमारे पास यहाँ उबलता हुआ पानी है, पानी बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल होगा तो क्या बनेगा? सर ये स्टीम बनेगा, भाप बनेगा। अब जो भाप है आपका, ये कोई नया सब्सटेंस नहीं है, बस वाटर ने अपने स्टेट को चेंज किया है, पहले वो लिक्विड में था, अब वो गैस में चला गया है, तो इस तरह का चेंज कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही। आई होप आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इसमें नया सब्सटेंस बनता है। जो नया सब्सटेंस यहां बनता है उसके पास कंप्लीटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, जो शेप, साइज या स्टेट ऑफ मैटर हो। जनरली केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, और फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं। आप मुझे कमेंट्स में एक बहुत छोटा सा आंसर बताना, क्या दूध का दही बनना किस टाइप का चेंज है, फिजिकल और केमिकल?
कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। क्योंकि हमने केमिकल चेंज समझ लिया, ठीक है, हमने समझा जब एक सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंस बनते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। तो जब भी कोई केमिकल चेंज हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में हो रहा होता है, भले वो फोटोसिंथेसिस हो या फिर आयरन का रस्टिंग हो या फिर आपने जो खाना खाया उसका पचना हो, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन कंप्लीट प्रोसेस हो, तो कोई भी केमिकल चेंज के दौरान कुछ रिएक्शंस हो रही होती है। सर हमें तो पता नहीं रिएक्शन क्या होता है, तो आइए समझते हैं केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। सो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, व्हेन टू और मोर substances combine together to form new substances or new products with different chemical properties, with different chemical properties। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं और कोई ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी जिसके गुण पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग हो, उस तरह का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। हमारे पास देखो यहां पे दो गैसेस हैं, पहला है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया, तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है जो कि है वाटर, जो कि क्या है? वाटर। अब आप देखो ये जो सब्सटेंस यहां पे बना, इसका प्रॉपर्टीज इन दोनों गैसेस से बिल्कुल अलग है। कैसे सर? आपको पता है ये जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस वो एक अच्छा फ्यूल होता है, मतलब इसको यूज करते हैं हम लोग एनर्जी निकालने के लिए। जैसे आपके रॉकेट्स वगैरह में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है एज फ्यूल। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कंबशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को अगर जलाना है आपको तो वहां पे ऑक्सीजन गैस जरूरी है। लेकिन अब देखो इन दोनों के मिलने की वजह से जो सब्सटेंस यहां बन रहा है वाटर, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है इन दोनों से। आपको पता है कि देखो इसमें आग लग सकता है, ये आग लगाने के लिए जरूरी है, जबकि पानी आपका क्या काम करेगा? पानी तो आग बुझाने का काम करता है ना सर। आपको समझ में आया? तो जब भी कोई दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और कोई ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले टॉपिक में, केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखो क्या है। हमारे आसपास में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, भले वो फोटोसिंथेसिस हो या फिर वो रेस्पिरेशन हो या फिर वो आयरन का रस्टिंग हो या फिर कोई भी दूसरा केमिकल रिएक्शन हो, तो इन केमिकल रिएक्शंस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग सर? रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स। फॉर्मूलाज और सिंबल्स की मदद से जब भी हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सर समझाइए। जैसे हमारे पास एक पीछे एक रिएक्शन था, देखो, जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रहे थे और बना रहा था वाटर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? यहां देखो, जब आपको ये वाला रिएक्शन को लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखोगे, हाइड्रोजन का सिंबल यानी H2, हाइड्रोजन गैस का सिंबल, प्लस ऑक्सीजन गैस का सिंबल यानी O2 गिव्स वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, H2O। तो जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूलाज की मदद से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। चलिए केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? ओके, देखिए केमिकल रिएक्शन तो आपने पढ़ लिया सर, कि जब दो या दो से सब्सटेंस ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और कुछ नया बनाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो अक्सर कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है, वो कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं। तो अक्षर शहर की तरह अगर आपका भी हाल कहाँ, मतलब कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है, तो इस चीज का या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के कुछ फीचर्स, कुछ ऐसे गुण जिसको देख लोगे आप तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं।
सर हमें कुछ समझ नहीं आया। आप ऐसे सोचो कि आप कहीं खड़े हो और दूर आपको वहां पे एक पर्सन दिख रहा है जिसके काफी लंबे बाल है, ठीक है, घुटने तक लंबे बाल है। अब वो पीछे मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको देखने से, पीछे से आप देख रहे हो उसे, तो आप क्या उस बच्चे का या बच्ची का जेंडर बता सकते हो? जी हाँ, आप कहोगे यस सर वो तो एक लड़की होगी, ठीक है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? सर उसके लंबे बाल को देख के हम लोग को समझ में आया कि सर वो एक लड़की हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी भी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने एक अंदाजा लगा दिया, ठीक है, कि वो लड़की होगी। तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस के कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसे देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारा आता है चेंज इन स्टेट। क्या आता है? चेंज इन स्टेट। उसके बाद आता है हमारा, देखो सबसे फर्स्ट में क्या है? चेंज इन स्टेट। जब भी किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो गया हो, ठीक है। सेकंड, चेंज इन कलर। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, वॉल्यूशन ऑफ अ गैस। और हमारा लास्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैं अभी आपको एक एक करके सारा समझाता हूं कौन कौन सा पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को समझते हैं। क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए हमने बात किया था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है सर। जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं और कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उनमें से वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट्स। यहां पे आपको छोटा सा टॉपिक याद रखना है कि H2 और O2 यहां क्या चीज का काम कर रहा है? रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो आपका नया वाला सब्सटेंस बना, यानी कि यहां पे वाटर, वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट्स। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट्स। आपको समझ में आई बात कि जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के दौरान कंबाइन करते हैं, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट। इस दौरान हम लोग एक यहाँ एरो का यूज करते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट बना रहा है। चलिए वापस अपने टॉपिक में आते हैं। हमने अभी देखा था कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स है या फिर गुण है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है एक केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है आपका या हो रहा है, तो आप इन 5 में से किसी एक से या फिर 2 से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उनमें क्या क्या है आप देखो। सबसे पहला, स्टेट में हो सके चेंज आया हो, जो भी प्रोसेस पहले था, मतलब कोई सब्सटेंस आपको पहले से दिया हुआ था और कोई नया सब्सटेंस वहां से बना है, तो उसके स्टेट में हो सके चेंज आया होगा, ठीक है। पहला, मैं अभी आपको रिएक्शंस भी दूंगा। सेकंड क्या है? कलर में चेंज आ गया होगा सर, जैसे कि एक कच्चा आम था आपका ग्रीन रंग का, वो पकने के बाद येलो या ऑरेंज या रेड टाइप में हो गया, तो कलर में चेंज आया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का सेकंड आपका कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड क्या है सर? टेम्परेचर में चेंज आया हो सके। सर हमें एग्जाम्पल देके बताइए। बिल्कुल, एक मिनट आप रुकिए। यहां देखो चेंज इन स्टेट का, तो चेंज इन स्टेट का आप लोग एक रिएक्शन देख सकते हो, फॉर एग्जांपल कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो आप ध्यान से अगर समझोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, इसका स्टेट गैस है। ऑक्सीजन भी एक क्या है? गैस है। H2O आपके किस फॉर्म में आ सकता है? वो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ आपने देखा स्टेट में चेंज हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि जब भी ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो वहां पे स्टेट चेंज आया होगा, ठीक है। आया होगा कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको मिल जाएगा। सेकंड हमने क्या देखा? कलर में चेंज, ठीक है। तो देखो एक कलर चेंज का मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन यहां लिख के बताता हूं। देखो जब हम एक सब्सटेंस लेंगे FeSO4, यानी जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फेट। ऐसे तो ये ग्रीन रंग का होता है, ठीक है, ग्रीन क्रिस्टल्स के फॉर्म, ग्रीन दाने के फॉर्म में होता है। अगर आप इसे हीट कर देते हो, क्या कर देते हो? हीट, यानी कि गर्म कर देते हो, तो 3 सब्सटेंसेस यहां पे बनते हैं, ठीक है। क्या बनेंगे? 3 सब्सटेंसेस, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो देखो FeSO4 को जब आपने हीट किया तो यहाँ 3 सब्सटेंसेस बना। इन 3 सब्सटेंसेस में खास क्या बात है सर कि FeSO4 जिसका पहले से कलर क्या था सर? ग्रीन, अब उसको हीट करने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा सर? रेडिश ब्राउन। क्या हो गया? रेडिश ब्राउन। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें FeSO4 डाल दिया जो कि हरे रंग का था और हीट करना स्टार्ट किया। तो हमें कब पता चलेगा सर, या कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गया है? तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ग्रीन रंग का FeSO4 था, उसने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया, वो रेडिश ब्राउन होने लगा। तो यहां से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सर केमिकल रिएक्शन हो चुका है। आप मेरी बात समझे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी खुफिया क्लूज है जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं। उसमें से पहला हमने पढ़ा कि सर स्टेट में चेंज हो सकता है। सेकंड हमने जाना कि कलर में चेंज आ सकता है। अब
थर्ड आपको पढ़ना है कि टेम्परेचर में चेंज आया होगा। तो देखो जैसे इस वाले रिएक्शन में भी हम लोग समझ सकते हैं कि चलो मैं नया रिएक्शन आपको समझाता हूँ, ठीक है, नया रिएक्शन आपको समझाता हूँ। आप सभी समझते होंगे चूना किसे कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया, ठीक है। आप देखे होंगे अगर आपके घरों में कभी चूना वगैरह यूज किया जाता है तो वहां पे जो व्हाइट वॉशिंग के लिए चूना यूज किया जाता है तो CaO उसका फॉर्मूला होता है। अगर इसे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे एक सब्सटेंस बनने वाला है जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। तो आप पानी मिक्स करने से पहले मान लो एक टेस्ट ट्यूब में या फिर कोई टब में हम लोग CaO को ले लिए, आप उसे छू के देखना पहले, ठीक है, पानी मिक्स कर दिया हमने और वहां पे एक सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। उसके बाद अब जब आप छू के देखोगे तो आपको मिलेगा कि पहले से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले से टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा सर केमिकल रिएक्शन हो गया है, ठीक है, समझे आप। हम लोग वो क्लूज के बारे में बात कर रहे हैं जिससे देख के हम लोग पहचान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन कब हुआ है। सबसे पहला था कि सर स्टेट चेंज होना चाहिए, सेकेंड हमने पढ़ा कि सर कलर में चेंज हो जाएगा तो हम पहचान लेंगे, थर्ड हमने जाना सर टेम्परेचर चाहे तो पहले से बढ़ गया होगा, गर्म लग रहा होगा हमें, या फिर पहले से कूल हो गया होगा, टेम्परेचर घट गया होगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट कौन सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का, देखो ये हमारा है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि किसी गैस का फॉर्म होना, गैस का निकलना। आपने एक सब्सटेंस लिया, मानो टेस्ट ट्यूब में, ये रहा टेस्ट ट्यूब, आपने यहाँ एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, मान लेते हैं हमने एक सब्सटेंस लिया लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसे हमने हीट करना चालू कर दिया, क्या करना चालू कर दिया, हीट करना चालू कर दिया, ठीक है, हमने गर्म किया इसे, चलो हमने गर्म कर दिया, इसे गर्म करना चालू कर दिया। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे सर कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, तो देखो यहाँ से एक गैस फॉर्म हो रहा होगा ब्राउन रंग का, किस रंग का, ब्राउन रंग का। चलो हम लोग यहाँ ब्राउन यूज करते हैं, चलो ब्राउन हमारे पास तो नहीं है, ऑरेंज से चलो ब्राउन बना लेते हैं थोड़ा, ब्राउन, ब्राउन रंग का, ओके। यहाँ से देखो ब्राउन रंग का ये क्या हो गया, चलो भाई ब्राउन लेना था मुझे, ब्राउन आ जाओ भाई, ब्राउन आ जाओ, ओके ब्राउन, क्या हमारे पास ब्राउन आ गया, ठीक है ब्राउन आ गया। ये देखो ब्राउन रंग के यहाँ से आपको फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, धुआं उठते हुए आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से एक गैस निकल रहा है, ये गैस हमें हिंट दे देगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, समझे आपने, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। और लास्ट क्या है, देखो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। सर प्रेसिपिटेट क्या है, बहुत भारी वर्ड लग रहा है सुनने में, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी देखो, जब भी दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, देखो एक टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ एक सॉल्यूशन लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब है आपके पास, दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, आप मिक्स कर रहे हो। तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, जब दो सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं और उस रिएक्शन के दौरान कोई ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो इस रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं होगा, घुलेगा नहीं, तो वो सॉल्यूशन में नीचे आके सेटल हो जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा सर, सेटल होना स्टार्ट कर देगा, जो कि इनसॉल्युबल है। इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। मैंने क्या बताया आपको, जब दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो और कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल यानी जो घुलता नहीं है, सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में नीचे आके कहां हो जाता है, बैठ जाता है, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। जैसे हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया और अचानक हमने देखा कि कोई सब्सटेंस नीचे आके बैठ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा हिंट हो जाएगा वहां से कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो चुका है। आपको समझ में आया, तो ये 5 ऐसे फीचर्स थे जिसकी मदद से आप पकड़ सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, ओके, बैलेंसिंग करना, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, कैसे करते हैं ये भी जानेंगे, और क्यों करते हैं ये भी तो जानेंगे। तो देखो एक केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं कुछ, सबसे पहले सबसे बेसिक सा, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस सर साथ में ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ और फॉर्म कर रहा है यहाँ एक सब्सटेंस H2O। क्या फॉर्म कर रहा है, H2O, ठीक है। अब देखिए आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब रिएक्टेंट्स के जितने भी टोटल मास होंगे, रिएक्टेंट्स वाले सब्सटेंसेस के जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट वाले सब्सटेंस के टोटल मास के बराबर होगा, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, मैं चेक करना चाहता हूं आपका नॉलेज, तो आप मुझे बताना ये लॉ किसने स्टेट किया था, कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है, टाइम स्पैन देके आप मुझे कमेंट में बताना ये लॉ किसने दिया था। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि रिएक्टेंट्स के जितने मास रहेंगे उतने ही किसके रहेंगे, प्रोडक्ट्स के मास। तो वो तो तब होंगे ना सर जब रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही एटम्स रहेंगे। जी हाँ सर, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं सर, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे
प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। ओके सर, हाइड्रोजन का मास तो बराबर होगा, लेकिन अब देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास जो रिएक्टेंट्स में होगा वो तो ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन का मास जो प्रोडक्ट में है वो तो कम होगा। तो इस केस में मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर तो नहीं है। तो बस इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस। और बैलेंस करने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स के जितने नंबर ऑफ एटम्स है, उतने ही एटम्स हमें कहां करना है, प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स है और प्रोडक्ट्स में जितने एटम्स है, उनके नंबर को बराबर कर देना, इसे ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना। ओके, चलो अब हम लोग समझ जाते हैं जल्दी से कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग क्यों करते हैं ये हमने बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक, कहते किसे ये हमने बता दिया। ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स है उतने प्रोडक्ट्स में एटम कर दो। करते कैसे है अब ये आप समझो। देखो आपको क्या करना है, जो भी सब्सटेंसेस आपके रिएक्टेंट्स में हो या फिर प्रोडक्ट्स में हो, ठीक है, अब आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ आप हाइड्रोजन लिखोगे, उसके बाद ऑक्सीजन लिखोगे। ठीक है, आपका प्रोडक्ट साइड में भी देखो वही 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन। और तो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, नहीं सर। फिर देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स बनाओगे इस तरह से, ये आपका रिएक्टेंट्स, ये आपका प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड में आपका कितना हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ लिख दो 2। प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है सर, ये भी 2 है, 2, वेरी गुड। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है सर, 2 है, वेरी गुड। और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसके नीचे 1 है। ठीक है, आपको ये समझना होगा, ये रहा आपका 1। आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आपको लिख देना है यहाँ पे, और 2 कॉलम बनाने हैं, एक रिएक्टेंट्स के लिए, एक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो कौन वाला एलिमेंट जो है वो बैलेंस नहीं है, यानी बराबर उसका नंबर नहीं है। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन का जो नंबर है वो रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड में आपका क्या है, कम। तो इस चीज को हमें बराबर करना है, और इसे ही बैलेंसिंग कहते हैं कि रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स है प्रोडक्ट्स में भी उतने ही एटम्स हो, इसको करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। तो आप देखो क्या करोगे यहाँ पे, तो जिस भी साइड में नंबर कम है वहां हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप देखो 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपको सोचना है दिमाग में कि उसका आंसर आ जाए 2 आ जाए। तो बहुत सिंपल है सर, इसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ओके, वेरी गुड। तो आपने देखो कहां पे मल्टीप्लाई किया, आपने प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका एक नियम है, ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई करने के लिए आप ना तो यहां ऑक्सीजन के आगे 2 लिखोगे, ना तो नीचे ऑक्सीजन के पास 2 लिखोगे, आपको बाहर में लिखना होगा सब्सटेंस के आगे 2 या 3 या कोई भी नंबर। ओके सर, हो गया, ये तो हमारा 2 आ गया यहाँ पे, यानी कि रिएक्टिंग साइड में भी ऑक्सीजन 2 हो गए सर, 2, और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम अराइज हो गया, क्या सर, ये जो 2 हमने बाहर लिखा है, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका ये 2 ऑक्सीजन के भी आइटम्स को देगा और 2 जा 4 हाइड्रोजन के आइटम्स को देगा। क्लियर आपको, 2 जा 4 हाइड्रोजन के आइटम्स। अच्छा सर, हमारे पास तो रिएक्टेंट्स में बस 2 ही आइटम्स थे हाइड्रोजन के, और प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया सर, प्रोडक्ट साइड में तो 4 हो गया। जी हाँ, अब आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। अब आप देखो इस वाले 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, आप सोचो, मल्टीप्लाई करके ही लाना है ताकि आपका 4 हो जाए। सर ये तो बहुत ईजी है, आगे में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी गुड सर। ये देखिए 2 जा कितने हो गए हाइड्रोजन के आइटम्स, 4 सर। और रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड में भी आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने आइटम्स हो गए सर, 4 आइटम्स। तो इसी तरह से हमारा रिएक्शन ये बैलेंस्ड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे हमने 2 यूज किया और वाटर के भी आगे हमने 2 यूज किया। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कुछ पुट किया फिर चेक किया, फिर कुछ पुट किया फिर चेक किया, इस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस किया। इसीलिए इस प्रोसेस को हमें हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं, ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां से तो टाइप्स है, इसी में एग्जांपल ले लेते हैं हमने। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन मैं ले रहा हूं जिसमें आपका नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके अमोनिया गैस बनाएगा। ठीक है, NH3 मींस अमोनिया गैस। अब आप देखो, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है पूरे इक्वेशन में। तो ध्यान से देखो, N यूज्ड है, H यूज्ड है, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है सर, वेरी गुड। तो N और यहाँ H आप लिखोगे, ठीक है, N और H, एक रिएक्टेंट्स के लिए एक प्रोडक्ट्स के लिए कॉलम। अब रिएक्टेंट साइड में देखो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं सर, 2 एटम्स हैं, वेरी गुड। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं सर, नाइट्रोजन तो सिर्फ यहाँ N लिखा हुआ है, N का मतलब यहाँ पे 1 एटम्स है। ओके सर, 1 लिख दिया हमने, चलो वेरी गुड। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट्स क्या होता है सर, तो एरो के इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में, वो सारे रिएक्टेंट्स में। सर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं सर, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 3 एटम्स है हाइड्रोजन के। ओके, अब आप देखो कि क्या नाइट्रोजन का नंबर दोनों तरफ बराबर है, तो जी नहीं सर, नहीं है बराबर। रिएक्टेंट्स में तो 2 थे नाइट्रोजन के एटम्स और प्रोडक्ट में तो 1 है। हाइड्रोजन के भी एटम्स बैलेंस नहीं है,
सर वहां पे तो 2 आइटम्स थे और प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम्स थे? 3 आइटम्स। तो हमें तो करना होगा ना। जी हाँ, करना होगा। चलो देखो कैसे होगा बैलेंस। तो सबसे पहले आप यहां देखो कि नाइट्रोजन में ये प्रोडक्ट साइड में कम आइटम्स है, तो प्रोडक्ट साइड में आपको बढ़ाना होगा। अब मैंने आपको बताया था आप बढ़ा सकते हो सिर्फ मल्टीप्लाई करके। तो 1 में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि आंसर 2 आ जाए? तो बहुत सिंपल है सर, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2। वेरी गुड। तो 2 को आप प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के बाहर लिखो। प्रोडक्ट साइड में एक ही सब्सटेंस है, यहां पे आपने 2 लिखा। ठीक है सर, वेरी गुड, 2 लिख दिया। तो नाइट्रोजन के इधर भी आइटम्स कितने हो गए? ये देखो 2 आइटम्स। और नाइट्रोजन के इधर भी कितने आइटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में? तो 2 आइटम्स। वेरी गुड सर, ये तो बैलेंस्ड हो गया, ये तो बराबर हो गया सर, ये बराबर हो गया। ओके। अब देखो हाइड्रोजन क्या बैलेंस्ड है? नहीं सर, 2 और 3 चल रहा है। तो आप देखो 2 और 3 नहीं, अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हुआ है। ये जो आपने 2 लिखा है ये नाइट्रोजन आइटम्स के लिए भी जाएगा और हाइड्रोजन आइटम के पास भी जाएगा। तो 3 2 जा कितना हो गया आइटम्स यहाँ पे आपका? 6 आइटम्स। जी हाँ, देखो 6 आइटम्स यहाँ पे हो गया है। कितना आइटम्स हो गया? 6 आइटम्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? अब आप देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का नंबर कम हो गया, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 आइटम्स बचे हैं और प्रोडक्ट साइड में कितना आइटम्स है? 6 आइटम्स। तो आप यहाँ सोचो क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? तो बिल्कुल सही सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के बाहर यहाँ पे क्या लिख दो? 3 लिख दो। आप एक बार लास्ट चेक करते आओ, नाइट्रोजन के कितने आइटम्स है? 2 आइटम्स। और प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम्स? सर 2 आइटम्स। ओके। हाइड्रोजन के कितने आइटम्स? तो ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आइटम्स। और वहां पे कितने आइटम्स? सर यहाँ भी तो 6 है, 2 3 जा 6। तो ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। अगर आपको बैलेंसिंग करने में कोई दिक्कत आ रहा हो या फिर आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, ठीक है, तो मैंने इस पे एक ट्रिक का वीडियो बना रखा है, आप जरूर उसे वॉच कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अब बच जाता है आपके इस चैप्टर में बस एक छोटा सा टॉपिक जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले चेंज क्या होता है, फिर आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल एंड केमिकल, फिर आपने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सर, इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हमने ये भी पढ़ा। उसके बाद हमने क्या जाना सर? उसके बाद हमने जाना कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो कि क्या है? कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। देखो क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे है टाइप, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आपको क्या पढ़ना है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है हमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, आप बोलो साथ में, आपको याद होते जाएगा साथ में आप। ठीक है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन, फिर आपका डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके आइए देखते हैं सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस को और उसके एग्जांपल्स को भी समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, ये देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान सा रिएक्शन है। ठीक है, देखो क्या कहता है। ये कहता है हमारे पास उसको समझने के लिए देखो एक एग्जांपल भी है। ये हमारे पास है हमारे विकी भैया। ठीक है, और यहाँ पे है ये कैटरीना दीदी जी, कैटरीना दीदी। तो विकी भैया और कैटरीना दीदी ये दोनों अलग अलग पर्सन थे। ठीक है, आपस में कंबाइन किए और क्या बना लिया? कपल बना लिया। तो कपल को तो एज वन ट्रीट करते हैं ना सर, ये दोनों सेपरेट थे। ओके, आफ्टर मैरिज क्या हुआ? कपल बना, कपल यानी कि एक। तो यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इससे याद रखेंगे कैसे, कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है। कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? एक प्रोडक्ट। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर दो सेपरेट सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सेपरेट सब्सटेंसेस मिलते हैं और कितना सब्सटेंस फॉर्म करता है? सर वन फॉर्म करता है। सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर एग्जांपल्स तो बताइए। देखिए एग्जांपल से पहले डेफिनेशन देखो। वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर टू और मोर reactants combine to give a single product। हमें सिर्फ और सिर्फ कितना प्रोडक्ट मिलेगा सर? सिंगल, एक। इधर आप कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, एग्जांपल दीजिए। ओके, एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल क्या हो सकता है? हमारे पास है मैग्नीशियम। सर क्या है? मैग्नीशियम। ओके, और इसे हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब हम बर्न कर रहे हैं मैग्नीशियम को। क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सिर्फ कितना? एक। तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हुआ सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ठीक है, आपके एनसीईआरटी के पेज 1 में इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट में क्या बताया जा रहा है कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम जो एलिमेंट होता है वो रिबन के फॉर्म में अवेलेबल होता है लैब्स वगैरह में एक्सपेरिमेंट के लिए, और वहां पे आप उसे बर्न कर रहे हो। बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो। ठीक है, तो आप देखें क्या ऑब्जर्व क्या किए कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो काफी ब्राइट, काफी चमकदार, एकदम व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, यानी कि व्हाइट चमकदार फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ओके, और उसके जलने की वजह से जो सब्सटेंस बनता है वो व्हाइट रंग का होता है, व्हाइट ऐश प्रोड्यूस होगा, जो कि किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन। क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट में सिर्फ वन सब्सटेंस है। ठीक है, आप इसे बैलेंस कर लोगे केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, काफी इजी है। नेक्स्ट देखो, C+O2 CO2। ठीक है, C+O2 क्या है, CO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट में आपके कितने एलिमेंट है, सॉरी कितने सब्सटेंस है, एक। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। यहां भी देखो रिएक्टेंट्स तो दो है, लेकिन प्रोडक्ट में आपका कितना सब्सटेंस है, एक। तो ये भी किसका रिएक्शन एग्जांपल हो गया, जी हां सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया है, जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टाइप का केमिकल इक्वेशन हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है सर, जस्ट ये आपका अपोजिट है जो अभी आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग पहले से साथ थे वो अब क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ये हमारे यूवी भैया है, अब देखो ये अलग होने का सीन है। ठीक है, पहले तो साथ थे, पहले तो कपल था, लेकिन अब क्या हो गया है, अलग हो गया है। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा पार्ट होगा। देखो रिएक्टेंट में एक होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए CaCO3, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसे हीट करते हो, क्या करते हो, हीट। यहाँ पे ये ट्रायंगल साइन का मतलब है हीट करना। ठीक है, इसे हम डेल्टा बोलते हैं और इसका मतलब होता है हीट करना। जब आप इसे हीट करते हो तो क्या फॉर्म होता है, दो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा CO2। आपने देखा वैसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट तो एक है, लेकिन जब वो टूटेगा तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आया, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो और वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करे। तो द केमिकल रिएक्शन, इसका एग्जांपल हो जाएगा द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स या डिकम्पोज, ब्रेक्स या डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। कोई भी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, टूटता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो लोग साथ थे अब वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट हमने उल्टा जो देखा, देखो हमने उल्टा देखा, कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि दो अलग अलग सेपरेट लोग मिलके एक हो जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, जो लोग साथ थे अब वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। यहाँ आपका रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस था डिकम्पोजिशन में, वहां आपका कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट में एक सब्सटेंस था। ठीक है, जस्ट उल्टा हुआ ना। ठीक है, चलो देखो अब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है सर, इसमें टाइप्स कहां से आया, देखो जो आपका सब्सटेंस टूट रहा है, ठीक है, वो क्यों टूट रहा है या किस कारण की वजह से टूट रहा है, किस मीन्स की वजह से टूट रहा है, इसके बेसिस पे तीन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताए गए हैं। सबसे पहला देखोगे क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा है आपका फोटो हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, और एक लास्ट है थर्मल। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, आपको समझना है। सबसे पहले क्या है, अब आप जिस सब्सटेंस को तोड़ रहे हो उसको कैसे तोड़ रहे हो, कौन है तोड़ने वाला वहां पे, ठीक है, किसने तोड़ा है इसे, उस पर डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे। क्या आपने उसे हीट करके तोड़ा है तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसे तोड़ा है तो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करके, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये स्पेशल तरह का डिकम्पोजिशन है जहां पे आप सनलाइट के प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते हो। ठीक है, तीनों समझ में आ गया किस तरह से सब्सटेंस टूट रहा है। इस बेसिस पे तीन टाइप्स है। सबसे पहला, क्या आप हीट कर रहे हो, थर्मल। दूसरा, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। या तीसरा, क्या आप सनलाइट के प्रेजेंस में उस सब्सटेंस को तोड़ रहे हो, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो तीनों रिएक्शंस के एग्जांपल्स हमारे पास है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमने टेस्ट ट्यूब में एक सब्सटेंस लिया था, हमने क्या ले रखा था, हमने लेड नाइट्रेट ले रखा था, और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं नीचे। देखो बर्नर की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। सर तो आप मुझे बताओ ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, बताओ मुझे कौन सा कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल सही, कौन सा डिकम्पोजिशन में आएगा, थर्मल। थर्मल मतलब जहां आप क्या करते हो, हीट करते हो। ठीक है, देखो एनर्जी तो आप तीनों ही केस में प्रोवाइड कर रहे हो, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी का फॉर्म्स अलग अलग है।
आप डायरेक्टली हीट कर रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी जा रहा है और यहाँ पर सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी जा रहा है। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग वाटर को तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा आप देखो यहाँ से सनलाइट आ रहा है और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सब्सटेंस टूट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया आपको? देखो हम लोग तीनों का एग्जांपल देते हैं, आपको और क्या होगा। हमने क्या लिया, देखो लेड नाइट्रेट, क्या लिया, लेड नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करोगे ना, क्या करोगे सर, हीट करोगे, ठीक है, तो आपके तीन सब्सटेंसेस बनेंगे। सबसे पहला लेड ऑक्साइड PbO, दूसरा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरा O2 यानी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा जाता है। जनरली आपको इसमें बैलेंसिंग पूछ दिया जाता है या फिर आपका ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो क्या क्या फॉर्म होता है, तो देखोगे ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो देखो लेड नाइट्रेट जो होता है आपका, ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो तो सबसे पहले तीन सब्सटेंस बन रहा होता है और वो टूट रहा है, तो सबसे पहले आप समझोगे ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। फिर आपको समझना है कि वो किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर आपसे क्या पूछता है, देखो बैलेंसिंग पूछता है, तो आपको यहाँ याद रखना है लेड नाइट्रेट के आगे 2, लेड ऑक्साइड के आगे 2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 4, तो ये बैलेंसिंग का पूछ लेता है। अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, देखो जो लेड नाइट्रेट होता है आपका, इसको टूटने की वजह से यहाँ पे जो गैस बन रहा है ना, NO2 गैस, ये किस रंग का होता है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है आपको। तो ब्राउन रंग के इसके फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, यानी कि धुएं निकल रहे होते हैं। कैसा होता है, ब्राउन रंग का गैस फॉर्म होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। लेड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है सर, कलरलेस। पहले से इसके पास कोई कलर नहीं होता है। लेड नाइट्रेट सब्सटेंस है, कंपाउंड है। लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो ये जो लेड ऑक्साइड है, ठीक है, लेड ऑक्साइड किस रंग का होता है, तो येलो होता है। क्या होता है सर, येलो रंग का होता है। ठीक है, ये रिएक्शन खुद में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको थर्मल समझ में आ गया। थर्मल के बाद आप आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइटिक बहुत सिंपल है, देखो ये हमने ले लिया H2O वाटर, अब आप इसको क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। ठीक, तो ये दो गैसेस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बैलेंसिंग हमने कर दिया, यहाँ पे देखो बैलेंसिंग कर दिया, बैलेंसिंग हमने कर दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। और एग्जांपल देखना सर, देखो NaCl आपने लिया, किस फॉर्म में लिया, तो एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म। सर एक्वस फॉर्म क्या होता है, जब भी किसी सब्सटेंस को वाटर में घोल देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं उसका, तो उसे कहते हैं एक्वस। अब इससे बिजली पास कराया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। ठीक है, आपका सोडियम मेटल फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन गैस में आपका डिसोसिएट हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो आपका डिकम्पोजिशन। उसमें भी कौन सा टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक। लास्ट आपका देखो जो यहाँ पे पढ़ना है हमें, वो है फोटोलाइटिक, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। तो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आपको दो सब्सटेंसेस का डिकम्पोजिशन बताया है। पहला सिल्वर क्लोराइड, देखो AgCl, ये इसको जब आप धूप में रखते हो, हीट करते हो, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक Ag मेटल में और दूसरा क्लोरीन गैस में, दूसरा क्लोरीन गैस में। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे हीट करोगे, हीट मतलब सॉरी सनलाइट के प्रेजेंस में उठेगा। सेकंड आपको क्या बताया है, इसी का ब्रोमाइड फॉर्म में रिएक्शन बताया है, AgBr ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको हीट करोगे तो ये Ag+Br2 में यानी ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। और ये दोनों ही रिएक्शन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें पूछ लेता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का एप्लीकेशन क्या है। तो पहले जमाने में जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था, वहां पे इस रिएक्शन का यूज होता था। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। क्लियर सब। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया गया है। ऐसे तो काफी सारे एग्जांपल्स है, एक और को मैं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि वो काफी पूछता है एग्जाम में आपके। देखो हमने ऑलरेडी वो रिएक्शन कर रखा है, ठीक है, आपको मैं बस लिखा के यहाँ बताता हूँ। देखो हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो ये टूटेगा Fe2O3 में प्लस SO2 में प्लस SO3 में। तो यहाँ आयरन सल्फेट किस रंग का था सर, ग्रीन रंग का था। जबकि फेरिक ऑक्साइड यहाँ जो Fe2O3 बना है वो किस रंग का है सर, वो रेडिश ब्राउन का है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ लेता है। फिर यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है, SO2 गैस और SO3 गैस। इसमें से आपका SO2 गैस के बारे में आपको याद होना चाहिए कि इसका स्मेल कैसा होता है, तो इसका स्मेल थोड़ा पंजेंट होता है, बदबूदार। ठीक है, इसका स्मेल होता है SO2 गैस, पंजेंट स्मेल, या फिर रॉटन एक्स स्मेल भी इसे कहते हैं हम लोग। कई बुक्स में लिखा हुआ होता है रॉटन एक्स स्मेल, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बदबूदार स्मेल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर करते हैं जल्दी से। देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, तो बहुत आसान सा रिएक्शन है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे आप सबने आई होप डोरेमोन तो जरूर देखा होगा, ठीक है, देखा ही होगा। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे प्यारा सा नोबिता, ठीक है, अभी शिजुका के साथ था, फ्रेंड था साथ में, ठीक है, फ्रेंडशिप दोनों का था। लेकिन इनके लाइफ में आ जाता है एक इससे नोबिता से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट
डेकिसुगी। कौन आ जाता है? डेकिसुगी। तब यहाँ पे डेकिसुगी और शिजुका साथ में आ जाते हैं और नोबिता बेचारा हमारे यहाँ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले नोबिता शिजुका के साथ था, अब यहाँ पे डेकिसुगी जो नोबिता से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, काफी स्मार्ट है, ठीक है, वो उसके लाइफ में आता है और यहाँ पे डेकिसुगी और शिजुका दोनों साथ में रहते हैं और नोबिता बेचारा अलग हो जाता है। तो इससे हम लोग कैसे याद करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को? देखो ये क्या बोलता है कि मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉपर किसके साथ था? कंपाउंड बनाया हुआ था SO4 यानी सल्फेट के साथ। कॉपर किसके साथ था? सल्फेट के साथ, ठीक है। लेकिन अब कॉपर एक मेटल है, इससे ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा पावरफुल मेटल है आयरन या कोई और भी, तो यहां मैंने आयरन को लिया है। अब आयरन ने क्या किया? कॉपर को उसके जगह से हटा दिया और खुद वहां आके बैठ गया। अब आप देखो सल्फेट के साथ कौन आ गया है? सर Fe आ गया है, Fe यानी आयरन आ गया और कॉपर को साइड कर दिया। कॉपर बेचारा बैठ के नोबिता की तरह क्या कर रहा है? रो रहा है यार, वो रो रहा है। कॉपर पहले SO4 के साथ था, आयरन उससे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिएक्टिव आया, कॉपर को हटाया आयरन ने, SO4 के जगह आया और कॉपर को साइड कर दिया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे याद रखोगे मेरे बच्चों? तो एक ज्यादा ताकतवर मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक लेस वाले रिएक्टिव मेटल को, कम ताकतवर मेटल को, कौन है कम ताकतवर यहाँ पे? कॉपर को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से, मतलब कि उसके ही सॉल्यूशन से, उसके ही कंपाउंड से अलग करके खुद उसके जगह ले आ जाए या ले, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? एक मोर रिएक्टिव मेटल, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, आप लिख सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ में, तो द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस मतलब जगह को हटा के खुद आ जाना, अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its salt solution। कहां से हटा देगा? उसके ही कंपाउंड से, उसके ही सॉल्यूशन वाले कंपाउंड से उसको हटा देगा। कॉपर को हटा दिया किसने? Fe ने, आयरन ने, खुद उसके जगह पे आ गया। देखो कॉपर को अलग कर दिया। रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आओ देखो ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में क्या था, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लेके रखा था, ठीक है। देखो एक टेस्ट ट्यूब था, इसमें क्या ले रखा था? कॉपर सल्फेट। किस कलर का होता है कॉपर सल्फेट? तो सर कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू रंग का। ओके, अब यहां पर हमने ऊपर से एक आयरन का नेल डाला, ठीक है, मींस आयरन नेल डाला। देखो आयरन नेल डाला, काटी डाला, ठीक है, एक काटी डाला। काटी का रंग कैसा है? स्टार्टिंग में ग्रे है, ठीक है, ग्रेइश टाइप में ग्रे है। अब थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा? रिएक्शन जब हो गया उसमें, तो हमने क्या देखा? ये जो सॉल्यूशन ब्लू रंग का था, सॉल्यूशन जो ब्लू रंग का था हमारा, इसने अपना कलर चेंज कर दिया। कैसा हो गया सर? अब ये ब्लू रंग का सॉल्यूशन ग्रीन में बदल गया। कैसे बदल गया? ग्रीन में। और वो जो आयरन नेल था हमारे पास, जो काटी थी हमारे पास, ये देखो जो काटी थी हमारे पास, उसके ऊपर ब्राउन रंग का इस तरह का डिपॉजिट चढ़ने लगा। ब्राउन डिपॉजिट चढ़ने लगा। आप नीचे में देख रहे हो, यहाँ ब्राउन हो गया है, ये ब्राउन हो गया है। तो ये क्यों हुआ? तो FeSO4 बन गया। FeSO4 जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। देखो हमने यहाँ देखा था रिएक्शन, हमने यहाँ पे रिएक्शन देखा था, एक मिनट जस्ट देखो, हमने यहाँ जो रिएक्शन देखा था FeSO4, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। और स्टार्टिंग में कलर कॉपर सल्फेट कैसा था? ब्लू। आयरन नेल डाला तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया? तो कैसा हो गया? ग्रीन हो गया, ग्रीन रंग का हो गया। और कॉपर का जो कलर होता है थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में, ग्रेइश नहीं सॉरी रेडिश ब्राउन टाइप में, ये काटी पे चढ़ गया आपका, ठीक है। ये देखो ये काटी पे आपका चढ़ गया, सॉल्यूशन क्या हो गया? ग्रीन रंग का। आपको समझ में आया? ये आपका कौन सा रिएक्शन था? और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है? अब देखो, अब जो हमें अगला पढ़ना है वो क्या है? वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये क्या बोला है? डबल डिस्प्लेसमेंट। पिछले वक्त में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, अभी उसका डबल है सर, 2 गुना है, डबल मेहनत नहीं, और आसान है। देखो क्या रिएक्शन है, आप देखो यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स में एक कंपाउंड था जो जिसमें A के साथ क्या था? B, और C के साथ क्या था? D। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा आपका? देखो रिएक्शन के बाद क्या होगा यहाँ पे कि जो A है वो D के साथ चला जाएगा और जो B है वो C के साथ चल जाएगा। यहाँ पे A जो है वो D के साथ चल जाएगा और B किसके साथ चल जाएगा? C के साथ। तो वैसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ध्यान सुनना, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, कौन होते हैं? रिएक्टेंट्स, ठीक है, वो आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, आयंस। जैसे ये देखो A जो है वो B वाले के साथ, सॉरी C वाले के साथ चला गया, पहले वो B के साथ था, अब B वाले किसके साथ चला गया? D के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर में A B से ही जाए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ।
डेफिनेशन इसका क्या होगा कि सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है, रिएक्टेंट्स आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कैसे सर रिएक्शन एग्जांपल दीजिए, देखिए। ओके जस्ट एक मिनट, मैं यही आपको बताता हूँ, देखो हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक है लेड नाइट्रेट, देखो क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों ही सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्यूशंस, ये दोनों ही सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन को हमने इसके अंदर डाला, ठीक है, दो सॉल्यूशंस है। तो देखो यहाँ क्या होगा, आगे का जो ये सब्सटेंस है, ठीक है, लेड मेटल, वो सेकेंड वाले सब्सटेंस के पीछे वाले के पार्ट चला जाएगा, पीछे वाले के साथ, यानी कि जो Pb है वो किसके साथ चल जाएगा, I के साथ, और यहाँ कंपाउंड बनाएगा PbI2 प्लस यहाँ जो पहला वाला था मेटल वाला पार्ट, देखो आगे वाला पार्ट जो पोटेशियम है K, वो आगे वाले सब्सटेंस के पीछे वाले आयन को ले जाएगा, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, KNO3, ठीक है, आपको समझ में आया। तो आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं जिस रिएक्शन में। सर ये आयन क्या होता है, सर आपने 9 तो पढ़ा होगा ना बच्चे, आपने 9 पढ़ा होगा। देखो सबसे पहले ये लेड नाइट्रेट टूटेगा आपका दो आयन में, Pb+2 आयन में और NO3 माइनस आयन में, ठीक है, टूट गया। उससे से पोटेशियम प्लस आयन में और आयोडीन माइनस आयन में। अब ये आयंस आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज। पहले जो लेड वाला आयन था वो नाइट्रेट के साथ था, अब लेड वाला आयन किसके साथ चल जाएगा, सेकंड वाले सब्सटेंस के पीछे वाले पार्ट से, प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, माइनस किसके साथ आएगा, प्लस के साथ। तो यहाँ पे आयंस जब एक्सचेंज होता है किसी रिएक्शन में, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, तो देखो दो सब्सटेंस आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं अपना पोजीशन का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप देखोगे तो दो बार हो रहा है, ठीक है, एक बार लेड पोटेशियम का जगह ले रहा है, उसके बाद पोटेशियम भी लेड का जगह ले रहा है, दोनों एक दूसरे की जगह में आ रहे हैं, इसको इसलिए बोलते हैं इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक और रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना, ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सर प्रेसिपिटेट ये वर्ड तो कहीं सुना हुआ लग रहा है, जी हाँ, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, याद है आपको, जब दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करते हो और उनमें से कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, जो नया सब्सटेंस बना और वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, वो नीचे आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इनमें से दो सब्सटेंस में से ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये तो सॉल्यूशन में घुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये जो लेड आयोडाइड है ये आके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, सेटल हो जाएगा नीचे सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, तो येलो कलर का PPT बनाएगा, PPT शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को हम लोग PPT कहते हैं। आपको समझ में आया। वैसा रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्योंकि प्रेसिपिटेट बनते हैं इसलिए हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट और वेरी लास्ट टॉपिक को हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, REDOX और रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये दो पार्ट से मिलकर बना है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना वो दो पार्ट से मिलकर बना है, दो रिएक्शन इसमें है, इसमें दो रिएक्शन है। ओके तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे हमने बात किया कि कितने रिएक्शन से मिलकर बना होता है, दो सर, पहला ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन का जो RED है वो यूज हुआ है रिडॉक्स में, RED आगे का स्पेलिंग, और जो ऑक्सीडेशन का OX है वो यहाँ पे यूज हुआ है OX, तो मिलकर बनता है क्या आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसे डिफाइन किए जाते हैं इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन डिफाइन करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन आपको दो तरह से पढ़ना है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से क्या हो जाए, अलग हो जाए, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ क्या, ऑक्सीजन का आना, ये रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन का सब्सटेंस से जाना, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे यहाँ C+O2
गिव्स CO2। इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या हो रहा होता है? रिमूव हो रहा होता है, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखो यहां पे कुछ सब्सटेंसेस को हम लोग को समझना होता है। यहां पे देखो ये जो कार्बन है इसके पास ऑक्सीजन आके जुड़ा है, ठीक है? कार्बन में ऑक्सीजन आके क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो कार्बन में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ है? कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। समझे? जिस भी सब्सटेंस में आके ऑक्सीजन जुड़ जाए हम लोग कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। या किसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन अलग हो जाए तो हम लोग तब भी बोलेंगे कि वो सब्सटेंस का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? देखो और मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको। यहां पे देखो जैसे हमारे पास है लेड ऑक्साइड प्लस है कार्बन गिव्स Pb प्लस CO2। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ देखो ऑलरेडी हमारे पास क्या था? PbO था। क्या था? PbO। ठीक, फिर हमारे पास यहाँ क्या था? कार्बन। जब इनका रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में बना Pb प्लस CO2। अब देखो यहाँ पे कि कार्बन पहले अकेला था लेकिन अब प्रोडक्ट में उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है। तो जब इस प्रोसेस में आप देखो ऑक्सीजन उसके साथ आ रहा है यानी गेन हो रहा है। गेन हो रहा है यानी प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है? पूरा C से CO2 बनने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे C में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है? तो कार्बन। कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और होके बना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, आपको समझ में आया? अब यहाँ पे देखो साथ में अब इसका उल्टा क्या प्रोसेस है? रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस कैसे डिफाइन किया जाता है? तो जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। हमने वहां पढ़ा था ऑक्सीजन का गेन होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का गेन होना या फिर ऑक्सीजन का क्या होना? रिमूव होना। जब भी किसी प्रोसेस में अगर हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा हो यानी हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में आके मिल रहा हो तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। या फिर किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन जा रहा हो दूर, ठीक है, नानी मौसी दादी कहीं भी दूर जा रहा है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? सॉरी, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। देखो मैं समझाता हूँ, एक मिनट। जैसे यहाँ पे देखो शुरू में हमारे पास क्या था? PbO, लेड ऑक्साइड, यानी Pb के पास ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस में रिएक्शन के बाद क्या हो गया? लेड बेचारा अकेला हो गया, ऑक्सीजन उसे छोड़ के जा चुका है। तो जब भी ऑक्सीजन किसी छोड़ के जाए, रिमूव हो, क्या हो? रिमूव। देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, सॉरी गेन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। PbO पहले ऑक्सीजन था Pb के साथ, अब Pb अकेला है, हमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रहा हो या फिर हाइड्रोजन आके क्या हो रहा हो? ऐड हो रहा हो, तो उस तरह का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जैसे इसका उल्टा, अगर आपका ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब आप यहाँ पे देखो आपको 4 चीज जानना होता है इस तरह के प्रोसेस में, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे PbO बन रहा है Pb, यानी कि हम लोग यहाँ बोलेंगे PbO का रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? PbO का रिडक्शन, और वो रिड्यूस्ड होकर क्या बन गया है? Pb। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट एक और एग्जांपल हम लोग, जैसे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, फॉर सपोज क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस हमारे पास है कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। ठीक है, CO2। अगर आप यहां देखो थोड़ा सा, तो स्टार्टिंग में आपका जिंक ऑक्साइड था, जिंक के पास ऑक्सीजन था। अब प्रोसेस खत्म होने के बाद जिंक अकेला रह गया, यानी कि यहां से ऑक्सीजन अलग हुआ। तो जब भी ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से अलग हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस आपका कहलाएगा रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है। कार्बन अकेला था, कार्बन प्रोसेस खत्म होने के बाद उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीजन आने का प्रोसेस क्या कहलाएगा सर? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ये आपको क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं? अब आपको देखो कुछ बातों को पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे पूछता है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का हुआ है, ठीक है? फिर आपको पूछता है कि रिडक्शन किस सब्सटेंस का हुआ है, ओके? फिर आपसे पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, उसके बाद आपसे पूछता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है? इन चारों को हम लोग समझेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो जिसमें आके ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, जिसमें आके ऑक्सीजन क्या हो रहा हो? ऐड। देखो आप ध्यान से, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है ना? कार्बन में क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन, तब तो वो CO2 बना। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो कार्बन का। ठीक है सर, ओके, वेरी गुड। रिडक्शन किसका हो रहा है? तो रिडक्शन किसे कहते हैं? जिससे ऑक्सीजन दूर जा रहा हो। तो किससे ऑक्सीजन दूर गया है? तो जिंक ऑक्साइड से, ZnO। देखो पहले ZnO था, उसके बाद क्या बचा? सिर्फ बचा Zn। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? रिडक्शन किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, अब बच गए 2 टॉपिक्स, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो आपका रिडक्शन में मदद करे,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन में मदद करे। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हो। क्या कर रहा हो? ऑक्सीजन प्रोवाइड। अब आप देखो यहाँ पे सी के पास O आया है, तब वो बना CO2। तो ये जो O मिला उसे, वो किसके वजह से मिला? किसके पास था पहले से ऑक्सीजन, जिसने दिया होगा उसे। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया सर, जिंक ऑक्साइड के पास था पहले से ऑक्सीजन, उसने दे दिया कार्बन को। तो यहां पे जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प किया, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां आपका जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको समझ में आया? वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और वो हेल्प किस तरह से करेगा? वो अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा के हेल्प करेगा, या फिर कभी कभी वो हाइड्रोजन सामने वाले से रिमूव कर रहा होगा। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, या फिर मतलब चाहे तो अपना ऑक्सीजन दे के या सामने वाले से उसका हाइड्रोजन लेके, तो वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपका लास्ट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, जहां पर सोचो हमने क्या पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मदद करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो रिड्यूसिंग यानी रिडक्शन के प्रोसेस में मदद करता है। रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है सर? देखो यहाँ पे ZnO से Zn बनना, ये है रिडक्शन का प्रोसेस। मतलब ऑक्सीजन को हटाना, ये है रिडक्शन का प्रोसेस। तो ये ऑक्सीजन को हटाने में कौन मदद कर रहा है, या फिर इसको खींच कौन रहा है, इसको ले कौन जा रहा है? तो ये देखो कार्बन ले जा रहा है ना आपका। ZnO से ऑक्सीजन चुरा के, छीन के कौन ले जा रहा है? कार्बन ले जा रहा है। तो यहाँ कार्बन रिडक्शन वाले प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, इसलिए वो कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में मदद करता है, अपना ऑक्सीजन देके या फिर सामने वाले से हाइड्रोजन लेके। अभी मैंने हाइड्रोजन का यहाँ एग्जांपल नहीं दिया है, आपको सारा ऑक्सीजन के टर्म्स में ही समझाया है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सामने वाले से ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, या फिर अपना हाइड्रोजन दे देगा। इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका बहुत जबरदस्त ट्रिक होता है। क्या है? आपको याद रखना है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, ध्यान सुनना मेरे बात, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो कार्बन, वही आपका होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, वही सब्सटेंस क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और ट्रिक होता है इसमें, आपको जब भी ये चार में से कोई भी सब्सटेंस पूछेगा, तो आपको कभी भी इधर वाले यानी प्रोडक्ट वाले सब्सटेंसेस का आंसर नहीं देना है, आपको हमेशा रिएक्टेंट वाले सब्सटेंस को ही आंसर देना है। चाहे वो ये पूछ ले कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ये किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको हमेशा कहां से आंसर देना है? रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में आप एक पकड़ लोगे तो दूसरा आ जाएगा। जब ये दोनों हो जाएगा तो आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हमने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स इसके मिल जाएंगे, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक हमारा हेल्प कर देना, किसी अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आप अच्छे से पढ़ाई करो।